Hello everyone. So this is a very important topic for यूपीएससी प्रीलिम्स. अब देखो एग्रीकल्चर ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक का ओवरलैप मल्टीपल डोमेन्स में हमें देखने को मिलता है. ठीक है, जैसे इस टॉपिक का ओवरलैप हमें इकोनॉमिक्स में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है और एनवायरनमेंट में भी आता है. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जो तीनों डोमेन्स में जो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको हम कवर करेंगे. ओके, एंड हर साल इससे 4 से 5 क्वेश्चंस रहती हैं. 2020 में इट वाज सेट टू बी द यूपीएससी ईयर फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि इस साल एग्रीकल्चर से 13 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में पूछे गए थे. 13 क्वेश्चन वर आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो आप इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं. ठीक है, मैं सारी चीजें हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको दिखाऊंगा यहाँ पे. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे टेबुलर फॉर्म्स में भी चीजें रहेगी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा. ये ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, एमएसपी, ओके, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सारी चीजें कवर करूंगा. अब देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है, देयर इज इनपुट्स. इनपुट में क्या क्या चीजें आ जाती है. एग्रीकल्चर, लेट्स सपोज दिस इज द लैंड. तो लैंड में पहले बैकवर्ड लिंकेज में इनपुट्स होता है. लैंड में आप सीड्स डालते हो. ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज रहती हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज होता है. ओके, पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, लेबर का यूज होता है. ठीक है, अब आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है. ओके, फिर जो भी क्रॉप्स मिलते हैं, ठीक है, क्रॉप्स को सबसे पहले स्टोर किया जाता है, गोडाउन्स. ठीक है, स्टोर करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, एफसीआई, अलग अलग एक्ट आता है. ओके, डिफरेंट ये चीज रहती है. कौन करता है, प्रोक्योर करता है एफसीआई, प्रोक्योरमेंट करता है. ठीक है, स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन का काम एफसीआई स्टेट गवर्नमेंट करती है. फिर इसको मार्केटिंग की जाती है. एपीएमसी का एक्ट है. ठीक है, मार्केटिंग की करके ये मार्केट में इन चीजों को, एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को सेल किया जाता है. तो यहाँ पे डिफरेंट एंगल से आते हैं, जैसे कि एपीएमसी जिसे गल्ला मंडी बोलते हैं. ओके, एमएसपी का रोल रहता है. सारी चीजों को अपन एक एक करके डिटेल में देखेंगे. ठीक है, अब देखो फार्मिंग अलग अलग टाइप्स के होते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ठीक है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ फार्मिंग होते हैं. इन सारे टाइप्स को एक एक करके हम समझते हैं. सबसे पहला आप कहोगे इंटेंसिव फार्मिंग. इंटेंसिव फार्मिंग आपके इंडिया में होता है. ओके, इट इज जनरली प्रैक्टिस इन इंडिया, जहां पे लैंड होल्डिंग इज वेरी वेरी स्मॉल. छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स रहते हैं, बट इसमें क्या किया जाता है, लैंड होल्डिंग छोटे रहते हैं. टेक्नोलॉजी का यूज बिल्कुल भी नहीं, कम से कम होता है. इसके वजह से प्रोडक्टिविटी, क्या हो गया कि एक यूनिट लैंड पे कितने क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं. ठीक है, एरिया बाय आउटपुट, एरिया बाय आउटपुट इज सेट टू बी प्रोडक्टिविटी. ठीक है, एरिया बाय आउटपुट इज सेट टू बी प्रोडक्टिविटी. ओके, लैंड की जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, लैंड की जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी उसकी हम बोलेंगे, आप एक तरीके से इंटेंसिटी, वो उतना बेटर रहेगा, उसमें उतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनपुट, एचवाईवी सीट्स, ये सब ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे. बट इंडिया में आप देखोगे कि प्रोडक्टिविटी कम रहती है. ह्यूमन लेबर का यूज होता है ज्यादा, ट्रैक्टर्स इन सारी चीजों का यूज नहीं होता. ओके, मिनिमम से मिनिमम टेक्नोलॉजी का यूज होता है. ओके, लेबर्स रहते हैं. ठीक है, लेबर्स रहते हैं जिसको अब एक तरीके से आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, जिसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का पैटर्न रहता है. यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सो लेस कि इसको कमर्शियलाइज नहीं किया जाता. जितना प्रोड्यूस बनाया जाता है, जितना मतलब उगाया जाता है, वो फैमिली ही फुलफिल कर लेती है. ठीक है, तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंडिया में चलता है. ओके, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दूसरा हो जाता है एक्सटेंसिव. ओके, अब एक्सटेंसिव के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक्सटेंसिव के बारे में इफ आई टॉक अबाउट, ये कमर्शियल नेचर के एग्रीकल्चर होते हैं, ये डेवलप नेशंस करते हैं. लेट्स से जैसे व्हीट फार्म्स जो प्रेरीज यूएसए में, बड़े फार्म बड़े बड़े लैंड पीसेस में डिवाइड कर दी जाती है. इस यहाँ पे एक एक लैंड ओनर रहता है, बिग लैंड ओनर्स रहता है, और यहाँ पे ट्रैक्टर्स, मैकेनाइजेशन, फुल इरिगेशन पोटेंशियल, सब फुल टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्टिविटी इज वेरी है. ठीक है, ये जनरली प्रेरीज यूएसए इन सब में यूज किया जाता है, जिसे ब्रेड बास्केट, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है. ठीक है, ओके, यहां तक चीजें समझ में आई. ठीक है,
ओके। एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, यहाँ पे आपके राबी क्रॉप्स, वीट, इन सब का प्रोडक्शन होता है, ट्रैक्टर्स का यूज होता है, ठीक है। अब एक और होता है मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, व्हाट इज मिक्स फार्मिंग? मिक्स फार्मिंग में एक लैंड के पीस में एक पार्ट पे एग्रीकल्चर होता है, दूसरे पार्ट पे लाइफ स्टॉक होता है, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे एक्टिविटीज होता है। इट इज द PYQ, यूपीएससी का PYQ है ये, ठीक है। ये यूपीएससी का PYQ हो चुका रह चुका है। बात समझ पा रहे हो? ओके। और जो नेक्स्ट टाइप की फार्मिंग रहती है, इट इज ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग में रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम होता है, जनरली डेजर्ट्स एंड रेन शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज वाले एरिया में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम श्री अन्न ग्रो करते हैं, ठीक है। श्री अन्न जैसे कि आपका डिफरेंट टाइप के जो हो जाते हैं ना, व्हाट वी सी, व्हाट वी कॉल, जो मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हाँ, सारी चीजें बताऊंगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके। एवरीथिंग वुड बी एवरीथिंग वुड बी क्लियर टू यू। सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे बॉडीज, सब आज इस सेशन के बाद आपको कहीं पे भी किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। दिस इज माई पर्सनल गारंटी। मल्चिंग, ठीक है, मल्चिंग, DRS, SRI, सारे जीरो बजट, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखो साथ साथ बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। अब देखना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस हो गए, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग हो गया। अब लैंड यूज में भी रहता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्रॉपिंग के टेक्निक्स भी रहते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग टेक्निक्स एज वेल, ठीक है। इसको आगे अपन मिसलेनियस में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, इन सब चीजों को आगे अपन मिसलेनियस सोर्सेस में डेवलप करेंगे। अभी जस्ट हम बेसिक से एडवांस की तरफ चल रहे हैं, तो बेसिक्स में आपको बस अभी सिर्फ यही चीजें पता रखनी है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ओके। अब ये कुछ कुछ फार्मिंग के मेथड्स होते हैं, देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाता है? टिलेज, ठीक है। टिलेज मतलब सिंपल डिस्टरबेंस इन सॉइल। लैंड पीस है, आप लैंड को एकदम ही डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इसको हम जीरो टिलेज बोलते हैं। वी कॉल इट एज जीरो टिलेज, ठीक है। जीरो टिलेज मतलब आप इसमें किसी टाइप का फावड़ा, आप कुछ भी फर्टिलाइजर का इनपुट नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप इसमें कुछ भी ट्रैक्टर नहीं चला रहे हो, तो इट इज सेड टू बी जीरो टिलेज, है ना। जीरो टिलेज फार्मिंग बोलते हैं, ये एक तरीके का कंजर्वेशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी आता है। कंजर्वेशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी ये चीज आ जाती है, ठीक है। पर इसमें क्या हो जाता है भाई, देखो, आप अगर लैंड को क्लीन नहीं करोगे, एज इट इज रख दोगे, तो वीड जमने लग जाएगी, उसको रिमूवल का कॉस्ट तो बहुत हाई आएगा, ठीक है। बट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से क्या होता है, लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी, लैंड की जो नेचुरल फर्टिलिटी रहती है वो एक तरीके से मेंटेन रहती है, ठीक है। अब क्या रहता है टिलेज, मतलब आप सॉइल को डिस्टर्बेंस कर रहे हो, आप सॉइल में रिमूवल कर रहे हो, जैसे डीप टिलेज होता है। टिलेज करना क्यों जरूरी है? आप लैंड के पीसेस को यहाँ पे होल्ड कर देते हो, यहाँ पे फावड़ा चलाते हो, ट्रैक्टर चलाते हो, ताकि प्रॉपर वे में इसमें न्यूट्रिशंस आपस में मिक्स हो सके और प्रॉपर वे में एरिएशन हो सके, हवा अच्छे से मिक्स हो सके, ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, ठीक है। फिर वीड रिमूवल इन सब के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। बट टिलेज से क्या होता है, आप अगर डिस्टर्बेंस सॉइल में कर रहे हो, तो सॉइल के अंदर जो ब्राउन कार्बन टैप्ड रहता है, ब्राउन कार्बन रिलीज हो जाता है, और ब्राउन कार्बन एटमॉस्फेयर में जाके ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, इजंट इट? ठीक है, ओके। अब सेकेंड टाइप का एक मेथड होता है लैंड का मतलब फार्मिंग का, जिसको हम जनरली यूज करते हैं, इट इज सेड टू बी मल्चिंग, ओके। मल्चिंग में क्या होता है? व्हाट्स देयर इन मल्चिंग? ठीक है, मल्चिंग में क्या रहता है, लेट्स से इट इज अ लैंड, लैंड के ऊपर टॉप सॉइल में आप क्या करोगे, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर, लेट्स से बड़ा सा लीफ हो गया, कोई ऑर्गेनिक बोरा टाइप का हो गया, क्लॉथ वगैरह आपने रख दिया, ताकि सॉइल का जो नेचुरल मॉइस्चर है, नेचुरल जो सॉइल की जो फर्टिलिटी रहती है, वो मेंटेन रह सके।
द नेचुरल फर्टिलिटी एंड मॉइस्चर ऑफ सॉइल इज मेंटेन्ड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये एक तरीके से कार्बन सिंक भी रहता है, इट इज अ टाइप ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग। ये बहुत सस्टेनेबल नेचर का फार्मिंग होता है। ठीक है, तो बेसिकली सोइंग की जाती है, इनपुट्स आते हैं, फिर हार्वेस्ट होता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ सप्लाई चेन। अब देखो ये इनपुट्स में ही ये डिफरेंट टाइप के टिलेट्स एंड मल्चिंग के डिफरेंट टाइप के आपके प्रोसीजर्स आ जाते हैं। अब हार्वेस्ट में अगर आप इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है, इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है तो हैंड लेबर, ह्यूमन लेबर करेगा। और अगर एक्सटेंसिव फार्मिंग हो रही है, ठीक है, तो एक्सटेंसिव फार्मिंग में क्या हो जाएगा, मैकेनाइज्ड ट्रैक्टर्स की यूज होंगे, ट्रैक्टर्स वुड बी यूज्ड। क्लियर? ओके, अब एक एक करके अपन इनपुट्स के बारे में बात करते हैं। इनपुट्स के बारे में बात करेंगे, इरिगेशन के बारे में बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में। देखो, इनपुट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सीड्स के बारे में। ओके, इंडिया में जो प्लांट वेराइटीज एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, हमारे यहाँ पे सीड रिप्लेसमेंट रेशियो इज वेरी लेस। ओके, व्हाट इज सीड रिप्लेसमेंट रेशियो? ओके, कि आप जो फार्मर्स रहते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ टोटल सीड्स में से कितने परसेंटेज ऑफ किसी फॉर्मलाइज शॉप से सर्टिफाइड फीड सीड्स ले रहे हैं, क्योंकि अनसर्टिफाइड फीड्स रहेगी तो उसका इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कास्केडिंग इफेक्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो सीड्स आपका क्या करती है, जनरली वैल्यू एडिशन करती है, आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। जो आप लोगों ने एक कमेटी का नाम सुना होगा, अशोक दलवाई कमेटी। अशोक दलवाई कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था कि फार्मर की इनकम को डबल करना बाय 2022। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से ये चीज होगी। ठीक है, तो देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद HYV सीड्स को यूज किया जाता है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स को यूज किया जाता है, और जीएम क्रॉप्स को यूज किया जाता है। जीएम क्रॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से बताया मैंने। ठीक है, अब जीएम क्रॉप्स का देखो, जीएम क्रॉप्स क्या रहते हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स रहते हैं। जैसे कि बीटी कॉटन, एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में क्या किया जाता है, व्हाट्स डन इन द बीटी कॉटन, सॉइल बैक्टीरिया के जीन्स को निकाल के कॉटन में रखा जाता है ताकि कॉटन क्रॉप बिकम्स रेजिस्टेंस टू द पेस्ट और बुलवर्म अटैक। ये मेन मोटिव रहता है जीएम क्रॉप्स का। अब ये आप मतलब लिविंग बीइंग्स के जीन्स के साथ छेड़खानी कर रहे हो, ठीक है, तो ये इट कैन बी डेंजरस टू नेचर ऑल्सो। अगर ये गलत लोगों के हाथ में लग गई तो इसके थ्रू बायोलॉजिकल वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं। तो इसका रेगुलेशन होता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ये चीजें रेगुलेट होती है, जीएम क्रॉप्स। और अगर इसका जो फाइनल अप्रूवल होता है, फाइनल अप्रूवल कौन देता है कि भाई जीएम क्रॉप्स है, लेट्स से किसी कंपनी ने डेवलप किया, बीटी कॉटन डेवलप किया, अब उसको पूरे मार्केट में कमर्शियलाइज करना है कि नहीं, ये फाइनल अप्रूवल जीईएसी देता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, 2016 का पीवाईक्यू। ओके, इट इज द पीवाईक्यू ऑफ 2016। ऑलराइट, तो देखो, और इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए, जीएम क्रॉप्स की सेफ हैंडलिंग हो, इसके लिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनाया गया है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में रियो अर्थ समिट से आया था। बाकी दो चीजें यूएनएफसीसीसी और यूएनसीसीडी एनवायरमेंट पे हमने देखा है। ओके, अब सीबीडी के अंदर दो प्रोटोकॉल्स हो गए थे, एक नगोया प्रोटोकॉल और एक कार्टजेना प्रोटोकॉल। कार्टजेना प्रोटोकॉल का मेन मोटिव क्या था कि ये जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो सीड्स ये सब बनाई जा रही है, इनका सेफ हैंडलिंग हो, इसका इसका पोटेंशियल मिसयूज ना हो, ताकि इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज हो। ठीक है, अब देखो इसमें इंडिया जैसे कंट्री में इशू क्या होता है कि जीएम क्रॉप्स जो बनाए जाते हैं इसके ऊपर कई बार पेटेंट, ठीक है, आईपीआर के इश्यूज आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ आईपीआर एंड पेटेंटिंग इश्यूज ऑन इट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी टच होती है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, जो फार्मर्स को सीड दे रही है वो टेक्निक्स लगाती है, जैसे ट्रेटर टेक्नोलॉजी, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी मतलब सीड 3 से 4 बार यूज के बाद से ये
सीड की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, तो फार्मर्स को वापस से कंपनी के पास सीड खरीदने जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेडर टेक्नोलॉजी क्या होता है, फार्मर सीड तो खरीद लेते हैं, बट जब तक कि उसमें अगर कोई दूसरे केमिकल्स ना लगाओ तो सीड्स के थ्रू प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती, ग्रोथ नहीं होती। तो इन सारे एक्टिविटीज को इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर बैन किया गया है। ठीक है, ओके। बाकी जो जीएम क्रॉप्स की जो सारी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू जीएम क्रॉप्स, जैसे कि बीटी कॉटन, जीएम मस्टर्ड, ठीक है धरा, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी के सेशन में होगा। ओके, ओके। नाउ व्हाट आर दिस हाइब्रिड सीड्स में अगर अपन देखेंगे, हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं? ठीक है, ये क्रॉस पॉलिनेशन से होता है, इट अकर्स ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सिंपल फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसी से रिलेटेड देखो बहुत सारे टर्म्स चल रहे हैं। आप देखोगे कि सीड से रिलेटेड अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से और भी टर्म्स चलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, इन सारी चीजों को अपन करंट अफेयर्स में देखेंगे। नेक्स्ट इनपुट की अगर मैं बात करूं, द नेक्स्ट इनपुट इज इरिगेशन। द नेक्स्ट इनपुट इज इरिगेशन। ओके, अब इंडिया में देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो रेनफॉल जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे इरिगेशन है, ठीक है, इरिगेशन हमारे यहाँ पे क्या है, मेनली 60% रेन फेड है, मॉनसून। तो देखो जब भी क्या होता है कि एल नीनो ईयर आता है, नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है, तो भाई हमारा मॉनसून क्या हो जाता है, मॉनसून फेल्स। अब मॉनसून फेल होता है तो एग्रीकल्चर फेल हो जाता है, तो फार्मर सुसाइड होते हैं, माल न्यूट्रिशन होता है, आउट माइग्रेशन होता है, और पूरी की पूरी इकोनॉमी एक पॉवर्टी के विशेष साइकिल में फंस जाती है। ठीक है, तो इसी चीज के लिए देखो इंडिया में देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। इंडिया में जो इरिगेशन सबसे ज्यादा करवाया जाता है, आपको क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा कैनल्स के थ्रू होता है, फिर आपका क्या होता है, टैंक्स और ट्यूबवेल। ठीक है, अब देखो, पर अभी रीसेंट जो सर्वे आया वहां पे डेटा चेंज हो चुके हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में आज के डेट में इरिगेशन जो होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इरिगेशन होता है वो ट्यूबवेल्स के थ्रू होता है। ओके, ट्यूबवेल्स मतलब कुएं। नॉर्दर्न प्लेन्स जो इंडिया का है, ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, दिस फॉरगेट द प्रीवियस फैक्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है पूरा आपका ट्यूबवेल्स के थ्रू, कुएं के थ्रू इरिगेशन होता है। बट इसके थ्रू प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे पंजाब, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी दी जाती है, तो ओवर इरिगेशन होता है, ओवर इरिगेशन होने की वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर पूरा डिप्लीट होता जा रहा है, और साथ ही साथ ओवर इरिगेशन की वजह से सॉइल बहुत ज्यादा सलाइन होता है, सॉल्ट मतलब सैलिनिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब सॉइल में सैलिनिटी बढ़ती जा रही है तो इट इज नॉट बिकमिंग सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। पंजाब में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। एक टाइम पे जो एरिया, एक टाइम पे जिस रीजन को सबसे बेस्ट माना जाता था एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सब के पर्सपेक्टिव से ले, ओवर इरिगेशन से ये चीजें पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। इसी के सॉल्यूशन में गवर्नमेंट ने क्या निकाला, पीएम कुसुम स्कीम। कुसुम स्कीम में क्या, सोलर पंप्स दिए जाएंगे फार्मर्स को, और इन सोलर पंप्स के थ्रू, समझना मेरी बातों को बहुत ध्यान से, सोलर पंप के थ्रू इरिगेशन किया जाएगा। अब सोलर एनर्जी एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी स्लो होती है और रिन्यूएबल भी होती है, तो गवर्नमेंट की एक तीर से तीन चार निशान है उन्हें। कैसे, सबसे पहले जो कोल के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो जा रही, तो हमारा जो इंटरनेशनल टारगेट था, हमारा पंच अमृत का जो टारगेट है कि इंडिया को नेट जीरो होना 2070 तक, वो फुलफिल करने में मदद करेगा। ठीक है, अब सोलर पंप आएगा तो स्लो रेट पे ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन होगा, तो ग्राउंड वाटर भी कंजर्व होगा। इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें जो किसान रहेगा वो खुद इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को सेल करके इनकम भी कर सकता है। तो फार्मर्स की इनकम डबल करने के जो अशोक दलवाई की जो रिकमेंडेशन थी कमेटी, वो भी फुलफिल हो सकती है। ठीक है, ओके। पर हाँ, ठीक है, हमने ट्यूबवेल देखा, अब हम कैनल्स के बारे में देख लेते हैं। देखो कैनल्स होता बहुत अच्छा, बट कैनल्स में बहुत इश्यूज होते हैं। व्हाट आर द इश्यूज इन कैनल्स, कैनल्स में आप देखोगे कि प्लेन टेरेन चाहिए, माउंटेन, डेजर्ट, इन सब में बहुत मुश्किल होता है बनाना, माउंटेन में आप बना ही नहीं सकते। फिर इसमें लैंड एक्विजिशन की चीज आती है, भाई किसी का भी लैंड एक्विजिशन हुआ, लैंड रिकॉर्ड्स हमारे प्रॉपर्टी नहीं है, जुडिशियल लिटिगेशन चला जाता है, तो करोड़ों रुपए जिस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं वो होल्ड हो जाते हैं जुडिशरी, क्योंकि अपने हिसाब से टाइम लेती है। ठीक है,
फिर वाटर लॉगिंग कंडीशंस होता है, इवेपोरेशन हो जाता है, ओके, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम होती है, वेजिटेशन जैसे कि क्या होता है, देखो कैनल्स की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वेजिटेशन क्लियर करना पड़ता है। जैसे लेट्स सपोज मध्य प्रदेश में एक बेतवा रिवर है, ये केन रिवर है, केन बेतवा जो लिंक बनाया गया है कि बुंदेलखंड का जो रीजन था, बुंदेलखंड के रीजन पे इरिगेशन करवाया, ओके। तो पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, बुंदेलखंड के रीजन पे इरिगेशन कराने के लिए इस एरिया में जो पन्ना टाइगर रिजर्व था, पन्ना टाइगर रिजर्व को पूरे तरीके से सबमर्ज करना पड़ा, ठीक है। मतलब वाइल्ड लाइफ के साथ भी वाइल्ड लाइफ वगैरह बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है। अब अगला आ जाता है टैंक। टैंक साउथ इंडिया में होता है क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर का स्टोरेज पॉसिबल नहीं होता, हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक स्ट्रक्चर है, हार्ड क्रिस्टलाइन पेनिनसुलर प्लेटो है, ठीक है। बट इसमें देखो मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई, स्टोरेज कॉस्ट, ये सब बहुत इश्यूज आते हैं, इसके लिमिटेशन है। तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए कुछ कुछ सॉल्यूशंस निकाले गए, ठीक है। व्हाट आर द सॉल्यूशंस, द माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स, द माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स। क्या होती है माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स, वाटर कंजर्वेशन का भी काम होता है, ठीक है। स्प्रिंकलर्स, स्प्रिंकलर्स, ठीक है। स्प्रिंकलर्स क्या रहते हैं, ये छोटे छोटे फाउंटेन जो ऐसे चारों डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। आप देखोगे कई बार खेतों में जाते हो एक फुवारे फाउंटेन टाइप का घूमता रहता है, दे आर सेड टू बी स्प्रिंकलर्स, ओके। ड्रिप इरिगेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिप इरिगेशन, ओके। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, देखना, डायरेक्ट लेट्स से प्लांट्स है, प्लांट्स की रूट्स में डायरेक्टली वाटर को इंजेक्ट किया जाता है थ्रू सिरिंज, ये इजरायली टेक्निक है, ठीक है। सिरिंज, और इस वाटर में क्या होता है, वाटर में मिनरल्स ये सब डिजोल्व फॉर्म में रहते हैं, तो वाटर का वेस्टेज बहुत ही कम होता है, सॉइल इरोजन ये सारे प्रॉब्लम, वीट फॉर्मेशन ये सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपके जनरली ये जो दो इरिगेशन टेक्निक्स हो गए, ये आपके क्या हो गया, वाटर एफिशिएंट हो गए, प्लस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन इज वेरी इजी, फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन, वेस्टेज कम होगा और इवेपोरेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट इसमें इश्यूज भी है, व्हाट आर द इश्यूज, स्किल्ड लेबर की जरूरत है, कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट की जरूरत है, भाई कई बार क्लॉगिंग हो जाता है, वाटर क्लॉगिंग हो जाता है, आईपीआर की इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है, लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ इश्यूज आते हैं, क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की, ओके। विल टॉक अबाउट द फर्टिलाइजर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक आध दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं इसमें, क्वेश्चंस आर वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। अब देखो इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रखना है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ओके, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इंपोर्टर भी है, ठीक है। देखो 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो वेटेज निकलते हैं इकोनॉमी में पड़ते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स भी आता है, ओके, इट आल्सो कम्स इन 8 कोर इंडस्ट्रीज, ओके। अच्छा, अब ये चीज देखो, लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी फर्टिलाइजर्स, जो प्राइमरी सॉइल के प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश, ठीक है, इसके फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब ठीक है, इनके फर्टिलाइजर्स के बारे में अपन समझते हैं, पहले इनके फर्टिलाइजर्स के बारे में समझ लेते हैं। देखो यूरिया, यूरिया नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर होता है, ओके। डैप, डाई अमोनिया फॉस्फेट, ओके, डाई अमोनिया, डैप स्टैंड्स फॉर डाई अमोनिया फॉस्फेट, ओके। और तीसरा आपका हो जाता है पोटैश का रहता है, जिसे हम बोलते हैं मॉप, मॉप का मतलब हो जाता है मोरेट ऑफ पोटैश, ओके। आप सिर्फ याद रख लो पोटैश का ही है, ओके। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट यूरिया, ठीक है। यूरिया कैसे बनता है, नेचुरल गैस से बनता है, हेबर्स प्रोसेस होता है, हम बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ते थे,
हेबर्स प्रोसेस होता है, उसके थ्रू NH3 बनता है, अमोनिया, यूरिया। ठीक है, अब 80%, आई वुड से 70 to 80% यूरिया फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम रहता है, उसके अंदर यूरिया कवर नहीं होते, याद रखना, इट इज अ पॉइंट ऑफ MCQ। ठीक है, अब इसमें से अप्रोक्स 70 to 80% क्या होता है, ठीक है, ये खुद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है, अप्रोक्सीमेटली 20% हम इसे इंपोर्ट करते हैं। ओके, हम इसे इंपोर्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम अभी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब डैप, लेट्स टॉक अबाउट डैप, डायमोनियम फॉस्फेट। ओके, 80 to 90% हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ाता है। ये न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर आता है, इट इज अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ठीक है, अब मॉप की पोटैश की बात करेंगे, ये हम अप्रोक्सीमेटली 100% इंपोर्ट ही करते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर आता है। ओके, बात समझ में आ रहा है? ओके, अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है क्या, इसके बारे में थोड़ी सा चर्चा कर लें। NBS, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस स्कीम? स्कीम के मोटिव को समझते हैं। ठीक है, ये आता है कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ MCQ। अब ये क्या रहता है, इट इज अ टाइप ऑफ DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, समझते हो? मतलब गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है डायरेक्टली, भाई सब्सिडी किसी चीज में ना देके, सामान ना देके, उस सामान का पैसा दे दिया। ठीक है, लेट्स से कि भाई लोगों के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए डाल दिए, बोले कि आप गैस सिलेंडर ले लेना, आप फर्टिलाइजर ले लेना। अब इसमें क्या रहता है, मान के चलो दीज आर द रिटेलर्स और ये आपके फार्मर्स हो गए। फार्मर्स रिटेलर से फर्टिलाइजर खरीदने आएंगे। अब मान के चलो कि भाई कोई एक फर्टिलाइजर है एक्स नाम का, एक्स 100 रुपए का है प्रोडक्शन कॉस्ट। गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई तू एक काम कर, फार्मर को ये फर्टिलाइजर तू 20 रुपए में बेच, और जो 80 रुपए का जो बेनिफिट तेरे को लॉस हो रहा है वो हम तेरे को इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी दे देंगे। तो ये DBT दी जाती है प्रोड्यूसर को, रिटेलर प्रोड्यूसर को दी जाती है। ओके, रिटेलर से यहाँ पे प्रोड्यूसर को दी जाती है, बस आपको याद रखना इसमें सब्सिडी फार्मर्स को नहीं दी जाती। ठीक है, अब सब्सिडी किस बेसिस में प्रोवाइड की जाती है, इट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कितना परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, NPK, सल्फर, ठीक है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे दिए जाते हैं। ठीक है, 22 फर्टिलाइजर्स में दिया जाता है। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यूरिया इसके अंदर नहीं आता है, क्योंकि यूरिया का जो रेट रहता है वो कौन रेगुलेट करता है, इट इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। NBS में जो दूसरे फर्टिलाइजर्स के रेट को गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करता। बात समझ में? ओके, अब अपन दूसरे मैक्रो न्यूट्रिशंस को देख लेते हैं। देखो मैक्रो न्यूट्रिशंस में आ जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, NPK भी आते हैं, और माइक्रो जो कि कम मात्रा में पाए जाते हैं सॉइल में, जिंक, आयरन, बोन्स, ये सब होते हैं। ठीक है, बस कुछ नाम याद रख लेना, MCQs के लिए दे आर इंपॉर्टेंट। ओके, थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है, बट यार एग्रीकल्चर आपका पूरा पूरा खत्म हो जाएगा इसके बाद, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। क्लियर? फर्टिलाइजर्स के बारे में बात कर ली अपन ने। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल क्रेडिट। क्या होते हैं भाई एग्रीकल्चरल क्रेडिट? ओके, देख लो, एग्रीकल्चरल क्रेडिट की एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए जो किसानों को लोन दिया जाता है, सबसे ज्यादा लोन कौन देता है? कमर्शियल बैंक्स, फिर देते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। इट वाज अ UPSC PYQ, ये PYQ पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा लोन नहीं देते। ये स्टेटमेंट हालांकि गलत था, क्योंकि कमर्शियल बैंक ही सबसे ज्यादा लोन देते हैं, फिर RRBs देते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में क्रेडिट कहां से मिलता है आपको? ठीक है, क्रेडिट कैसे मिलती है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बैंकिंग सेक्शन में हमने डिटेल में पढ़ा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर इसमें आ जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स,
शॉर्ट टर्म नॉन कैपिटल लोन्स के लिए दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि रेगुलर ऑपरेशंस के लिए, इसमें आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे कि ट्रैक्टर्स लेना, गोडाउन्स बनवाना, रोड बनवाना, ये नहीं कर सकते। इट वाज अ पीवाईक्यू ऑफ यूपीएससी, पीवाईक्यू है यूपीएससी का, ठीक है। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रहते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू भी लोन मिलता है, ओके। अब देखो सबसे बड़ा लेंडिंग में इशू क्या कि भाई अप्रोक्सीमेटली 60 2/3 आई वुड से जो लेंडिंग होती है एग्रीकल्चर में, इट इज टू इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू लेंडिंग होती है, क्लियर, ओके। अब हम देखो सब्सिडीज के बारे में बात करते हैं। डब्ल्यूटीओ में कुछ कुछ सब्सिडीज के बारे में बात की जाती है, ठीक है। देयर आर सम टाइप ऑफ सब्सिडीज। इसके अलावा भी देखो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिफरेंट फॉर्म पे दिए जाते हैं अपन, जैसे कि इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज दी जाती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन सारी चीजों, प्रधानमंत्री, ठीक है, इरिगेशन के लिए दिया जाता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इन सारी चीजों को अपन गवर्नमेंट स्कीम्स का मैं एक सिंगल लेक्चर लेके आऊंगा 3 आवर्स का, 2 से 3 आवर्स का डिपेंडिंग, उसमें सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स को मैं कवर करूंगा, ठीक है। पीएम आशा हो गया, पीएम आशा, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। अब देखो सब्सिडीज क्यों बहुत ज्यादा मुद्दे पे रहता है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में 3 तरीके की सब्सिडीज कवर्ड है, ओके। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज एंड एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज में कोई लिमिट नहीं होता, ये किसी भी टाइप का, ठीक है, किसी भी टाइप का, आई वुड से कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करता, फेयर सब्सिडीज होती है। एम्बर बॉक्स वो सब्सिडीज होती है जिसमें लिमिट्स रहता है। फॉर एग्जांपल डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग नेशन इसका 10%, ठीक है, 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन का सब्सिडी दे सकती है, और डेवलप नेशन 5% दे सकती है। डेवलप नेशन को एग्जेम्पशन मिला था बाली में, पीस क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। ये भी पीवाईक्यू है और दिस इज पीस क्लॉज भी पीवाईक्यू है, ठीक है। और इसके ऊपर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन लड़ते रहते हैं। और इन्हीं के बीच में आते हैं ब्लू बॉक्स बॉक्स सब्सिडी, इसमें भी प्रोडक्शन में कोई लिमिट नहीं होता, जैसे पीडीएस वगैरह ये सब हो गया, बट ठीक है, बट ये भी फ्री ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी रहती ऐसी रहती है जो कि फ्री एंड फेयर ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती है। बात समझ में आई? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब देखना इस बात को समझना कि भाई प्रोक्योरमेंट होता कैसे। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या रहता है कि एग्रीकल्चर से, लेट्स से फार्मर से लेके ग्रेन्स ले लिया, गेहूं और चावल ये सब ले लिया, अब इनको रख के डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, ओके। लेट्स से दिस इज द फार्मर, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है और गवर्नमेंट इस चीज के लिए फार्मर को एमएसपी देती है, या फिर मार्केट में भी डायरेक्ट बेच सकता है, ठीक है, मार्केट में भी डायरेक्ट बेच सकता है फार्मर, ओके। ही कैन ऑल्सो डायरेक्टली सेल टू द मार्केट, और गवर्नमेंट लेती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग में, कॉर्पोरेट फार्मिंग में डायरेक्ट लेता है। देखो गवर्नमेंट पे सेंटर की तरफ से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करता है, ओके। और स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करती है, सेंटर सपोर्ट करता है इसको, ओके। अब स्टोर किया जाता है वेयर हाउस, वेयर हाउस या फिर कोल्ड स्टोरेज, जो जो पेरिशेबल आइटम्स रहते हैं, टमाटर भिंडी हॉर्टिकल्चर वाले जो सड़ने वाले रहते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज, एक बड़ा फ्रिज मान लो, वहां पे स्टोर की जाती है चीजें, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, देखो कोल्ड स्टोरेज से वेयर हाउसेस में क्या होता है, वेयर हाउसेस में इसको रख दिया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए एक ईयर ई नेशनल वेयर हाउस रिसिप्ट मिलती है, और इस रिसिप्ट को आप स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड कर सकता है फार्मर्स, मतलब रसीद दे दी कि भाई मेरा माल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसको कोलैटरल रख के लोन भी ले सकता है फार्मर्स। बट जो अगर कोल्ड स्टोरेज रहता है, कोल्ड स्टोरेज को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। और यहां से देखो वेयर हाउसेस से भी ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, ओके। और ट्रांसपोर्ट से रिटेलर्स के पास जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके, मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग होती है, एपीएमसीज में जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एपीएमसी भी बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक चीज, नहीं तो आपको टेंशन हो जाएगी, एमएसपी क्या होता है। एमएसपी इज अ मिनिमम
सपोर्ट प्राइस। लेट्स से फार्मर है, फार्मर अगर वीट बेच रहा है मार्केट में, और अगर मार्केट में उसका वीट सेल नहीं हो रहा, तो उसकी एक फेयर प्राइस रहती है, लेट्स से 20 रुपए केजी। एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, फार्मर मार्केट में बेच रहा है कि भाई वो कोशिश कर रहा है कि 25 रुपए में बिक जाए, पर बिका नहीं, तो 20 रुपए के आसपास आएगी, गवर्नमेंट इस फार्मर से इसे खरीद लेगी ताकि फार्मर को लॉस किसी टाइप का ना हो। इस मिनिमम प्राइस को क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इसी के ऊपर यूपीएससी 2018 का पीवाईक्यू है। ठीक है, अब ये जो 20 रुपए जो प्राइस रिकमेंड कौन करते हैं? हु रिकमेंड्स दिस प्राइस? द प्राइस आर रिकमेंडेड बाय CACP, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, CACP करके है। और CACP को कौन बोलता है? ठीक है, CACP ने प्राइस रिकमेंड कर दी, पर ये सिर्फ रिकमेंड करता है। किसको रिकमेंड करेगा? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये फाइनल MSP को लागू करती है। ठीक है, दे फाइनली फॉलोज द MSP टेक्निक। ओके, करेंटली कौन से मेथड? अब MSP कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। करेंटली कौन सा मेथड होता है? A2 प्लस FL मेथड। ओके, क्या होता है A2 का मतलब? क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A2? कि जो भी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स हो रहा है, ठीक है, जैसे ट्रैक्टर लेने में, इरिगेशन में, सीड्स लेने में जो भी एक्सपेंडिचर, प्लस FL क्या हो गया? FL हो गया फैमिली लेबर। फैमिली लेबर के प्राइस को भी जो फॉरगोन नहीं होने देते इंक्लूड किया जाता है, इसका 50%, इन दोनों का 50%। ओके, बट सेकेंड मेथड जिसको C2 मेथड बोलते हैं, ओके, C2 मेथड में क्या हो जाएगा? A2 प्लस FL प्लस रेंट ऑफ लैंड प्लस ऑल अदर कॉस्ट, कोई भी अगर मिसलेनियस कॉस्ट आ रहा है मार्केटिंग वगैरह इन सबके, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? MSP की, इससे देखो MSP कम रहेगा, इससे MSP की प्राइस यहाँ पे लेट्स से कि अगर MSP 20 रुपए किलो आ रहा है, तो इस फॉर्मूला के तो हो सकता है MSP 30 रुपए किलो आ जाए, क्योंकि लैंड रेंट है, दूसरे कॉस्ट भी इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो फार्मर्स जो डिमांड कर रहे हैं, जो अभी सिंधु बॉर्डर वगैरह में डिमांड कर रहे, बोल रहे हैं कि भाई, और ये फॉर्मूला को फॉलो किया जाए। दिस वाज द फॉर्मूला गिवन बाय MS स्वामीनाथन। और फार्मर्स की एक और क्या डिमांड हो रही थी कि MSP को बैक करने वाला एक लीगल लॉ लाया जाए। पर गवर्नमेंट क्यों नहीं ला रही? क्योंकि देखो, अगर गवर्नमेंट इस पे एक्सपेंडिचर करेगी, और किसी रीजन से अगर मॉनसून फेलियर हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, पेस्ट अटैक हो गया, तो गवर्नमेंट के लिए लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर हो जाएगा। क्योंकि अगर लॉ बन गया तो फार्मर्स कोर्ट पे चले जाएंगे और गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो सरकार का पूरा बजट इसी में चला जाएगा। इसलिए सरकार थोड़ी सी रिस्ट्रेन करती है। और ये मेथड के थ्रू, ये WTO में इट कम्स अंडर एम्बर बॉक्स सब्सिडी, जो कि फ्री ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है। इट टोटली डिस्टॉर्ट्स द फ्री ट्रेड इन द मार्केट। ठीक है, तो ये चीज हमने MSP में देखी। अब देखो, टोटल 22 क्रॉप्स आते हैं MSP के अंदर। ओके, टोटल 22 क्रॉप्स आर देयर, खारिफ, राबी एंड अदर। ओके, देखो, खारिफ में क्या आ जाएगा? ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, पैडी स्टेपल क्रॉप में जो हम खाते हैं वो क्या आ जाता है? पैडी मतलब राइस, एंड मेज स्टेपल में आ जाएगा। ओके, पल्सेस आ जाएंगे। पल्सेस में कौन कौन से आ जाएंगे? मूंग, उड़द, अरहर, तुर दाल आ जाएगा। ओके, ग्राउंड नट्स में क्या क्या आ जाएंगे? ठीक है, सॉरी, ऑयल सीड में, ऑयल सीड्स में क्या क्या आ जाएंगे? सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसामन एंड ग्राउंड नट। इसके अलावा कॉटन और नाइजर सीड्स भी आते हैं। ओके, नाइजर सीड्स के ऊपर 2022 में पीवाईक्यू पूछा गया, 22 से 23 में। ओके, राबी क्रॉप्स में क्या आ जाएगा? ओके, मिलेट्स तो देखो आते नहीं है राबी क्रॉप्स में। स्टेपल में कौन कौन से आ जाएंगे? व्हीट एंड बार्ले। पल्सेस में कौन से आ जाएंगे? ग्राम एंड लेंटिल्स।
ठीक है, इनको याद रख लेना प्रॉपर वे में। मस्टर्ड, ओके, और फिर ऑयल सीड्स में कौन से आ जाएंगे, मस्टर्ड, सरसों एंड रैपसीड, मस्टर्ड एंड रैपसीड, ओके। इसके अलावा अदर में कमर्शियल क्रॉप्स आते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स में जूट एंड कोपरा। हालांकि जूट भी आपका खारिफ का ही पार्ट हो गया, जूट भी आपका खारिफ में ही आ जाता है, ठीक है। खारिफ एंड रबी के बीच में डिफरेंस बताऊंगा अभी मैं, बात समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से जैसे अपन ने एमएसपी देखा, शुगर केन के लिए अलग प्राइसिंग रहता है, ओके। शुगर केन के लिए होता है, ओके, एफआरपी, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग, ओके। सेम प्रोसीजर रहता है, सेंटर, ठीक है, सेंटर में सीएसीपी रिकमेंड करता है और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसे अप्रूव करता है, ओके। और स्टेट भी इसके प्राइस को फिक्स करता है, ठीक है, जिसका ज्यादा प्राइस रहता है, ओके। जैसे जो मतलब जो स्टेट, इसमें जनरली स्टेट के प्राइस को एफआरपी बोलते हैं, ठीक है। जिसका ज्यादा प्राइस रहता है वो दिया जाता है किसको, शुगर केन के, इट इज गिवन टू द प्रोड्यूसर्स, जो मोलासिस, जिन मतलब जिन जो लोग शुगर केन के जो शुगर मिल्स के मालिक रहते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म चलता है, ओके। अब हम गवर्नमेंट स्कीम्स में देखेंगे, एक एमएसपी का ऑल्टरनेट लाने की बात चल रही है, पीएम आशा। इसमें प्राइवेट प्रोक्योरमेंट इन सब के बारे में भी बात की जा रही है। मेन मोटिव क्या है कि फिस्कल बर्डन, जो फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स में, इसको बहुत डिटेल में देखेंगे अपन, ठीक है। ओके, मार्केटिंग, ठीक है, एक तो आपका इनफॉर्मल मार्केटिंग हो गया, एक आपका हो गया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओस, ओके। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट अ मिनट। अब देखो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या रहती है, फार्मर्स का ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता है, जो इसमें से जो लीडर्स रहते हैं ये फार्मर्स के ही, मतलब थोड़े प्रिविलेज फार्मर्स रहते हैं, ये कलेक्टिव विलेज में, कलेक्टिव एरिया में, मतलब फार्मिंग प्रोडक्ट्स को क्या करता है, मार्केटिंग करता है, ठीक है। दूसरा एक गवर्नमेंट का अरेंजमेंट हो गया ई नैम, रफ्तार पंजाब में जिसे हम बोलते हैं। ई नैम एक ऑनलाइन मार्केट का पोर्टल है, पूरा पैन इंडिया मार्केट का पोर्टल है, ओके। पैन इंडिया डिजिटल मार्केट पोर्टल। इसमें लेट्स से किसी अगर फार्मर को, मान के चलो कि अगर केरला का फार्मर है, उसको अगर मध्य प्रदेश में प्रोडक्ट बेचना है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट मध्य प्रदेश के खरीदार के साथ इस पोर्टल में क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट्स बताएगा और सेल कर देगा। मतलब ये इसका मेन मोटिव क्या रहता है कि फार्मर्स को मैक्सिमम एक्सपोजर देना, फार्मर्स शुड बी गिवन मैक्सिमम एक्सपोजर, ताकि बेस्ट पॉसिबल वे में वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एक होता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग के लिए नैफेड, नैफेड, ओके। ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग के लिए रहता है, ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ जो बॉडीज के बारे में अपन बात कर रहे थे, कुछ बॉडीज के बारे में जो अपन बात कर रहे थे उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इनका काम, ये सेंटर के अंदर रहते हैं, इसका काम क्या रहता है, प्रोक्योरमेंट, फूड ग्रेन्स को फार्मर से लेके प्रोक्योरमेंट करना और रिटेलर्स से लेके डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोक्योरमेंट का काम रहता है, ठीक है। पीडीएस, जो राशन शॉप्स रहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको भी मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है। एमएसपी, ठीक है, एमएसपी जिस रेट पे फार्मर्स को एमएसपी, उस रेट पे खरीद के स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। सीएसीपी, अगली बॉडी, ओके, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ओके, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है, ठीक है। और ये रिकमेंड करता है एमएसपी, जिसको लागू कौन करता है, इकोनॉमिक्स अफेयर्स, जिसको अप्रूवल कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स देता है, ठीक है। थर्ड बॉडी होगी एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमिटी, ठीक है। ये एपीएमसी एक्ट 2003 के थ्रू आया था, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके। कंट्रोल कौन करता है, याद रखना, सेंटर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। मंडी, ओके, फार्मर जो भी अपने प्रोड्यूस को लेके, ठीक है, मार्केट एक्सेस एपीएमसी एक्ट के थ्रू ही दिया जाता है, मार्केट प्राइस देना, ठीक है, मार्केट में फेयर शॉप्स में जो जहाँ पे फार्मर अपने प्रोड्यूस को बेचता है, क्रॉप्स को बेचता है, वो सारी चीजें रेगुलेट एपीएमसी करते हैं, ठीक है। मंडी बोलते हैं जैसे मंडी हिंदी में,
इसके काफी ज्यादा इश्यू है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन है, पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, फंड मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है हमें, ठीक है। अगली बॉडी जो हो गई, ठीक है, अगली बॉडी, नेक्स्ट बॉडी, इट्स योर नाबार्ड। व्हाट इज द रोल ऑफ नाबार्ड? हाँ, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, ओके। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इट इज अ रीफाइनेंस एजेंसी। बैंकिंग सेक्टर में डिटेल में कराया है, ये जनरली रीफाइनेंस करती है आरआरबीज और कमर्शियल बैंक्स को, जो कि डायरेक्ट फार्मर्स को लोन देती है। अगर आपसे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड क्या डायरेक्ट फार्मर्स को लोन देती है, दे सकती है, तो उठा के से रॉन्ग मार्क कर देना, फार्मर्स को नहीं देती, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बॉडी एपेडा, ओके, एपेडा। एपेडा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये फूड एक्सपोर्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है फूड एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड एंड एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। फुल फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये प्रोसेस्ड फूड, जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं जैसे कि चिप्स वगैरह, ये सब उसके एक्सपोर्ट्स के देख रेख करती है। पीवाईक्यू है यूपीएससी का, ओके। अब देखो नाबार्ड सब पीवाईक्यूज है, ओके। आता ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करता है ये। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ठीक है, तो आपका टी बोर्ड, देखो डिफरेंट बोर्ड से, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, इसके नोट्स वुड बी प्रोवाइडेड, बी बोर्ड, इनके नोट्स वुड बी प्रोवाइडेड, क्योंकि एक बार सिर्फ टी बोर्ड के ऊपर आ चुका है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऊपर मतलब आ जाती थी चीजें, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट इन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया था 10 साल में, तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे बोर्ड से वो पढ़ना हमारे लिए जरूरत नहीं है। मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो इसमें आप डिटेल में चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। इफको, नेक्स्ट बॉडी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, IFFCO, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये एक तरीका क्या क्या है? कॉपरेटिव लिमिटेड, कॉपरेटिव सोसाइटी है, ओके। इट इज ओन, देखो अब कॉपरेटिव है तो इट इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आएगा ये। क्यों न्यूज पे था? क्योंकि गुजरात में नैनो यूरिया का प्लांट सेट किया है। अब नैनो यूरिया की खास बात क्या है? जैसे पहले न्यूज में पूछा गया था, नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया क्या करता है? यूरिया का डिफ्यूजन सॉइल में बेटर करता है, और यूरिया का मिसयूज ना हो, नाइट्रोजन का मिसयूज ना हो, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज ना हो, तो उस चीज को ये इंश्योर करता है। अब नैनो यूरिया बनाया, नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। ये क्या करेगा? एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। जो देखो, सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में जो सब्सिडी दी जाती है वो यूरिया पे दी जाती है। यूरिया क्या है? नाइट्रोजन। तो फार्मर्स क्या करते हैं? यूरिया को ओवर यूज करते हैं। कई बार सॉइल में देखा गया कि नाइट्रोजन ओवर ओवरटली पाया जाता है सॉइल में। अब देखो, नाइट्रोजन जब ओवरटली पाया जाता है, तो जब इसमें इरिगेशन करके ये किसी भी तालाब या फिर लेक में जाके मिलता है, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम्स लाइक यूट्रोफिकेशन, ओके, यूट्रोफिकेशन। एनवायरमेंट में बहुत डिटेल में देखा है, जहां पे ओवरलोडिंग ऑफ न्यूट्रिशन हो जाते हैं, तो एल्गल बूम, जेलीफिश बूम होता है, तो अल्टीमेटली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड काफी कम होती है, और ये डेड वाटर जोन बनता चले जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ, जितनी जरूरत है उतना ही नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज हो। कम फर्टिलाइजर ज्यादा एरिया को कवर करे, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नैनो यूरिया को बनाएंगे इफको ने, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब देखो, एलाइड सेक्टर्स में, एलाइड सेक्टर्स में जैसे कि कुछ कुछ सेक्टर्स आते हैं, मीट, पोल्ट्री, वुल, वुल, ये सब हमें देखने नहीं है। 3 सेक्टर्स पर हमें ध्यान देना है, ठीक है, डेयरी, फिशरी और हॉर्टिकल्चर, ओके। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। टॉप प्रोड्यूसर इंडिया किसमें है? मैंगो,
बनाना एंड पपाया, इसमें इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब इसके लिए देखो डिफरेंट, ये एग्रीकल्चर किस में आता है, एंड इसका मेन मोटिव क्या है, इंडिया में पेरिशेबिलिटी को कम करना, पेरिशेबल जो वेस्टेज होता है इसको कम करना। ठीक है, इसमें डिफरेंट जीआई टैक्स, ये सारी चीजें हम करंट में देखेंगे। ओके, डेयरी, डेयरी में इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। बट देखो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं यूरोपियन यूनियन और बाकी के कंट्रीज में क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लगाते हैं टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, जैसे कि सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ओके, बैरियर्स। अब सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी बैरियर्स में क्या होता है, यूरोपियन यूनियन पे इंडिया के मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पाते, वो बोल देते हैं कि भाई साहब सुनो, ये आपका जो प्रोडक्ट है इसमें बैक्टीरियल कंटेंट ज्यादा है, इसकी क्वालिटी हम अपने मार्केट में परमिशेबल नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड में बहुत डिटेल में समझाई है ये चीजें। देखो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, इसमें दे आर नॉट डायरेक्ट ट्रेड बैरियर्स, आप डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा रहे, कस्टम ड्यूटी नहीं, बट इनडायरेक्टली प्रोडक्ट्स को रोक रहे हैं। ठीक है, फिशरीज, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो गया, प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब इंडिया में एक चीज याद रखना आपको, इनलैंड फिशरीज, कोस्टल फिशरीज को अभी रिसेंट में ओवरटेक कर चुका है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता है, आंध्रा, इतना याद रखना, बस इसके ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी पोल्ट्री, वुल वुल, इन सब में आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको इसमें डेटा, दूसरे फैक्ट्स, पुराने स्कीम्स याद करने की जरूरत नहीं है, जो न्यू स्कीम्स है, ठीक है, न्यू स्कीम्स है, मैं गवर्नमेंट स्कीम्स वाले में करवा दूंगा, बहुत डिटेल में करवा दूंगा। अच्छा, अब इसमें एक और बात आप ध्यान रखना, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, डेयरी से रिलेटेड क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, हमने ये चीजें करंट अफेयर्स में की है, और इसके लिए व्हाइट रेवोल्यूशन आया है। फिशरीज, ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है जो कि नाबार्ड ने बनाया है, उसके लिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, वैसे फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंदर है। फिशरीज को बूस्ट करने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन लाया गया था। ठीक है, दो कमिटीज के नाम याद रखना, एक मीना, एक ये नाम याद रख लो, मीना कुमारी कमेटी। ओके, ये डीप वाटर फिशिंग के लिए है। क्लियर, अब इसी से देखो कुछ मेजर रेवोल्यूशंस देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड प्रोडक्शन के लिए है। ओके, इसमें HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सबके बूस्ट करने के लिए ये रेवोल्यूशन लाया गया था। ठीक है, राइस व्हीट के लिए लाया गया था। ओके, पल्सेस वगैरह नहीं थे इसमें। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन फिश, व्हाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क। ओके, येलो, येलो आपका ऑयल सीड। ओके, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स के लिए है। पिंक रेवोल्यूशन, ओके, प्रॉन्स के लिए है, झींगा मछली जो होता है ना। गोल्डन रेवोल्यूशन, ओके, फ्रूट प्रोडक्शन के लिए है। राउंड रेवोल्यूशन, गोल गोल क्या होता है, पोटैटो, आलू के लिए हुआ। ओके, पोटैटो के लिए हो गया। ओके, ब्राउन रेवोल्यूशन मीट के लिए हो गया। एक और याद रख लो, सिल्वर रेवोल्यूशन एग। ठीक है, अब देखो क्रॉप्स क्लासिफिकेशन। ओके, क्रॉप्स क्लासिफिकेशन में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे राबी खारिफ इन सब में आई वुड बी टॉकिंग अबाउट डिटेल क्रॉप्स क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अब हम कुछ डिफरेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में विल टॉक अबाउट। देखो, क्रॉपिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट हो गया आपका मोनोक्रॉपिंग, एक लैंड पे एक ही टाइप के क्रॉप्स ग्रो करना। इंडिया में सबसे ज्यादा ये फॉलो होता है। इंडिया में क्रॉपिंग में फूड क्रॉप्स का डोमिनेशन है। ठीक है, इन इंडिया वी हैव डोमिनेशन ऑफ फूड क्रॉप्स। ओके, एक ही टाइप के क्रॉप्स ग्रो होंगे तो उससे क्या, लैंड की फर्टिलिटी। ओके, एक ही टाइप के क्रॉप्स एक ही टाइप के न्यूट्रिशन पे फीड करेंगे तो लैंड की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है इससे। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग, सिंगल क्रॉप्स। अब दूसरा टाइप हो जाता है मल्टी क्रॉपिंग, एक ही लैंड पे अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो करना। ठीक है, अब देखो
इसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है ना, अलग अलग वैरायटी होती है। क्या क्या वैरायटी होती है? मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, एलए एंड रिले। समझना, मिक्स क्रॉपिंग एक लैंड के पीस पे, यहाँ पे आप राइस ग्रो कर रहे हो, यहाँ पे आप वीट ग्रो कर रहे हो, कहीं पे राइस ग्रो कर रहे हो, कहीं पे वीट ग्रो कर रहे हो, मिक्स क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग क्या हो गया? लेट्स से कि आप एक जगह वीट ग्रो करे जा रहे हो, बीच में आपने क्या ग्रो कर दिया, कुछ कुछ जगह जहां पे स्पेस बचा कॉटन, वीट ग्रो कर रहे हो कॉटन। मतलब इसका एक पैटर्न रहता है, मिक्स क्रॉपिंग का पैटर्न नहीं, जहां जिसको जो जगह मिली ग्रो कर दिया, दो या दो से ज्यादा क्रॉप, यहाँ पे एक पैटर्न रहता है, ठीक है। एलए में क्या रहता है? एलए को स्ट्रिप क्रॉपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रिप में यहाँ पे अलग अलग डिफाइंड स्ट्रिप्स बनाई जाती है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ पूरा। देखो इसी को इंटरक्रॉपिंग को अगर मैं ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस में बिठा दूं, अलग अलग डोमेन डायमेंशंस में बिठा दूं, तो ये आपका एले क्रॉपिंग हो जाता है। अब एक हो जाता है रिले, लेट्स से ठीक है। अच्छा, मिक्स क्रॉपिंग ये भी होता है कि एक सीजन पे आपने सिर्फ वीट ग्रो किया, ठीक है, एक उसमें आपने वीट ग्रो किया, ठीक है। एक्चुअली मिक्स क्रॉपिंग यही होता है, ठीक है। आप इसको अभी कट करना, एक सीजन पे आपने वीट ग्रो किया, फिर नेक्स्ट सीजन आया, नेक्स्ट सीजन पे आप राइस ग्रो कर रहे हो, फिर नेक्स्ट सीजन पे वीट ग्रो किया। एक टाइम पे एक ही क्रॉप ग्रो करना, बट उसी लैंड पे जब 3 महीने के बाद दूसरा दूसरा किसी क्रॉप को ग्रो करना, मिक्स क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या हो गया? एक ही टाइम पे दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आप इंटरक्रॉपिंग हो गया, ठीक है। एलए, अगर इसका ज्योमेट्रिकल डायमेंशन हो गया तो एलए। अब रिले क्या होता है? ठीक है, लेट्स से आप यहाँ पे राइस ग्रो कर रहे हो पूरे लैंड पे, अब राइस के हार्वेस्ट होने के पहले, ओके, आपने राइस को प्रॉपर हार्वेस्ट होने के पहले आप यहाँ पे वीट भी लगाने लग गए, तो ये आपका रिले हो गया। मिक्स और रिले में डिफरेंस क्या रहता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्स एंड रिले? मिक्स में लेट्स से कि पहले आप वीट ग्रो कर रहे हो, आप वीट को जब तक पूरी तरीके से हार्वेस्ट नहीं कर लोगे, अनलेस एंड अनटिल आप पूरी तरीके से वीट को हार्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक आप किसी भी केस में वहां पे दूसरे क्रॉप को नहीं लगाओगे। बट रिले में क्या रहता है कि आप पहले क्रॉप को हार्वेस्ट करने के पहले ही दूसरे क्रॉप को लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब एक थर्ड टाइप होता है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या हो गया? एक लैंड पीस में कहीं पे एग्रीकल्चर हो रहा है और दूसरे में एलाइड एक्टिविटीज हो रही है, जैसे लाइव स्टॉक, मीट, फिशरीज, ये हो गया मिक्स फार्मिंग। इट इज अ PYQ ऑफ यूपीएससी, ठीक है, टर्म्स पूछता है, ठीक है, ओके। मिक्स फार्मिंग को क्रॉप रोटेशन भी बोलते हैं, ओके। अब ये जो आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे क्लाइमेट, रेनफॉल, टेम्परेचर, टेरेन, गवर्नमेंट की स्कीम्स, क्रेडिट, एमएसपी, ठीक है, ये सारी चीजें इस पे डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। अब कुछ कुछ मैं आपसे मिसलेनियस टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि आई ऐड सम मोर, कुछ मैं यहाँ पे और आपका पीपीडीज ऐड कर देता हूँ। तब तक आप एक ये चीज देख सकते हो कि हमारे अभी बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे ये कोर्सेस लाइव है, ठीक है। ज्योग्राफी का मॉड्यूल सिर्फ 599 पे, कंप्लीट ज्योग्राफी आपको पीवाईक्यू लिंकेज के साथ मिल जाएगा। 549 पे इन्वायरमेंट का मॉड्यूल है, 549 पे इकोनॉमी का भी मॉड्यूल है। आंसर राइटिंग बैचेस 2799 चल रही है, एंड प्रचंड 1-to-1 मेंटरशिप 5499 पे चल रहे हैं। इन सारे कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक गिवन है, ठीक है, ओके, ओके। अब मैं कुछ मिसलेनियस टर्म्स के बारे में बात कर लेता हूँ, जो करंट पे चीजें न्यूज पे बहुत ज्यादा चल रही है, जिस पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है इन टर्म्स पर, ओके। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या होती है। क्रॉप प्रोडक्टिव मतलब क्रॉप यील्ड, ओके। ये कितना आउटपुट, कितने केजीज क्रॉप निकल रहे हैं पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया, ओके। क्रॉप रोटेशन, भाई एक फील्ड में एक टाइम पे एक क्रॉप ग्रो कर रहे हो, दूसरे टाइम पे दूसरा क्रॉप, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी,
देखो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में डिफरेंस है। प्रोडक्टिविटी वेट होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ लैंड पे कितना वेट क्रॉप निकल रहा है। एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी आप क्या क्या इनपुट दे रहे हो, इनपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सीड, इलेक्ट्रिसिटी, HYV सीड, ठीक है, फर्टिलाइजर, और उससे आपको टोटल आउटपुट कितना निकल रहा है, व्हाट इज द टोटल आउटपुट। ओके, एक टर्म आ जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हो गया कि एक एरिया में कितने टाइप ऑफ क्रॉप्स, लेट्स से व्हीट एंड राइस ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी दो हो जाएगी। व्हीट राइस आप मेज भी ग्रो कर रहे हो, ज्वार भी ग्रो कर रहे हो, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। कितने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, नंबर ऑफ कितने क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, तो ये आपका हो जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया। ठीक है, आप फॉर्मूला छोड़ दो, फॉर्मूला में जाने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड। आप बस एक कंसेप्ट को याद रखो, फॉर्मूला आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ओके, नेट सोन एरिया क्या होता है कि टोटल इंडिया के लैंड एरिया में कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर में यूज होता है। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? ठीक है, अब कुछ और हम फार्मिंग टाइप्स की बात कर लेते हैं। जैसे देखो, जीरो टिलेज हम बात कर चुके हैं, एक टर्म आता है वर्टिकल फार्मिंग। भाई ऐसे रैक्स बना दिए जाते हैं वर्टिकली, और इसमें हाइड्रोपोनिक्स मतलब ड्रिप इरिगेशन के टेक्निक से वॉल में क्या किया जाता है, क्रॉप्स लगाए जाते हैं। लाइट कहां से मिलती है, एलईडी बल्ब्स लगाई जाती है, जापानीज टेक्निक है। प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हाइड्रोपोनिक्स। ओके, व्हाट आर हाइड्रोपोनिक्स? ओके, देखो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स में सॉइल का प्रेजेंस नहीं रहता है। ओके, यहाँ पे क्या किया जाता है, वाटर वाटर को स्प्रे करके डायरेक्ट जो प्लांट रहते हैं उनके रूट्स में, ओके, रूट्स में हम वाटर को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, और वाटर में ही मिनरल्स जो कि सॉइल से मिलते हैं वो डिजोल्व रहते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आ जाता है एक्वाकल्चर। एक लैंड एरिया में, ठीक है, लैंड एरिया में आप क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हो, जैसे वाटर पैडी क्रॉप्स जो रहते हैं, राइस टाइप के जो क्रॉप्स रहते हैं, और आप फिश कल्टीवेशन भी कर रहे हो, जैसे श्रिम्प्स। वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा झींगा जो बोलते हैं, श्रिम्प्स। तो क्या होता है, जो फिश के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं वो एज अ ऑर्गेनिक वेस्ट काम करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर काम करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, वी कॉल इट एज एक्वाकल्चर, ठीक है। अब एक टर्म होता है एक्वापोनिक्स। ओके, एक्वापोनिक्स, एक्वापोनिक्स में क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स प्लस एक्वाकल्चर, सिंपल, ठीक है। ओके, अब एक टर्म बहुत ज्यादा न्यूज पे चलता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। एक ही लैंड एरिया में, ठीक है, एक ही लैंड एरिया में एक जगह आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, दूसरी जगह आप एनिमल हस्बेंड्री एक्वाकल्चर कर रहे हो, इसे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलते हैं। ओके, इसको हम सोशल फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, सब भाई बहन है। काउंटर में क्या कर रहे हो, प्लांट्स लगा दे रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, देखो प्लांट्स लगा दे रहे हो तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, सारी चीजें होगी। देखो इससे 5F की अप्रोच पूरी होती है। प्लांट्स लगा देने से आपको फ्यूल मिल जाएगा, फ्यूल वुड मिल जाएगा, क्रॉप से, एग्रीकल्चर क्रॉप से आपको फूड मिल जाएगा। अब इन क्रॉप के वेस्ट प्रोडक्ट्स को आप डायरेक्ट एनिमल के लिए फोडर यूज कर सकते हो, उनके लिए अलग से खाने देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनिमल्स के थ्रू आपको फाइबर मिल जाएगा, ठीक है, वुल वगैरह ये सब मिल जाएगा। और एनिमल का जो वेस्ट रहता है उसको आप डायरेक्टली एज अ ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। 5F अप्रोच, ये होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इसी को हम बोलते हैं मिक्स फार्मिंग भी। ये यूपीएससी मिक्स फार्मिंग, यूपीएससी का PYQ है, ठीक है। अब इसका देखो, इसी में एक टेक्निक होता है सोशल फॉरेस्ट्री में, जो जिसे हम बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री।
अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट ग्रो करना, ठीक है। इसी टेक्निक को हम बोलते हैं मियावाकी टेक्निक। ये यूपीएससी 2023 का 2023 का पीवाईक्यू है। जापानीज टेक्निक जहां पे अर्बन एरियाज हम छत में जो मनी प्लांट ये सब लगाते हैं इसको मियावाकी टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट ईयर न्यूज पे डायरेक्ट राइस सीडलिंग टेक्निक्स भी थी, बट वो अभी चीजें पुरानी हो चुकी है, ठीक है, पुरानी हो चुकी है, बट स्टिल हम उसका देखो बेसिक बेसिक समझेंगे। विल जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, क्लियर। ओके, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स। एक टेक्निक होता है डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली लैंड पे, ठीक है, डायरेक्टली लैंड पे फार्म एरिया पे आप राइस को सो कर दे रहे हो, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना। और दूसरा एक टेक्निक होता है इसके ऑपोजिट, एसआरई, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसमें जो यंग सीडलिंग्स रहते हैं, जो छोटे छोटे पौधे जिसे हम बोलते हैं, पौधों को क्या किया जाता है, नर्सरी में पहले ग्रो किया जाता है, और नर्सरी में ग्रो करके एक स्पेस में इन पौधों को धीरे 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 प्लांट किया जाता है, ठीक है। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज हो चुकी है। ओके, अब एक टेक्निक आपको ध्यान रखना है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया पीटी 365 के करंट अफेयर्स वाले वीडियो में, इकोनॉमी के। प्लीज वॉच इट यार, प्लीज वॉच इट। वहां पे आपको पूरी आधे घंटे में जन्म कुंडली क्लियर हो जाएगी इसकी, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। काफी लंबा लेक्चर हो गया, पर एग्रीकल्चर मैंने पहले ही बोला था कि हम खत्म करेंगे। अब देखो क्रॉपिंग सीजन होता है, एक होता है आपका राबी सीजन। राबी सीजन मतलब विंटर क्रॉप्स, अक्टूबर में बोया जाता है और हार्वेस्ट अप्रैल जून में किया जाता है, ठीक है। जैसे वीट, बार्ली, पी, ग्राम, मस्टर्ड। देखो वीट तो पता रहता है, आप लोगों ने वो मूवी देखी डीडीएल, जो शाहरुख खान ब्लैक कलर की जैकेट पहन के सरसों के खेत में खड़ा रहता है, मस्टर्ड मतलब सरसों। तो ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम पे राबी क्रॉप्स होते हैं, तो याद रखना मस्टर्ड सरसों में, ठीक है। तो ये आपके नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स में होता है, ये आप एक बार देख लेना, पीडीएफ में शेयर करूंगा। खरीफ क्रॉप्स आपके समर में सो किया जाता है और विंटर आने के पहले हार्वेस्ट होते हैं, ठीक है। CMSG राम, ठीक है। C फॉर कॉटन, M फॉर मेज, ओके, मूंग, S फॉर सोयाबीन, G से ग्राउंडनट, R से राइस, ठीक है, राम जी, ओके, ज्वार, ओके, जी से ज्वार एंड जूट, ओके। तो आप ये चीजें याद रखना, ये इंडिया में पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेनली कोस्टल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। इसी के बीच में आता है मार्च से जुलाई के बीच में जैद, ये आपका वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का होता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया हिमालयन स्टेट्स में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, ओके। ओके, देखो ये सारी चीजें क्रॉप प्रोडक्शन, ये सारी चीजें वी हैव डिस्कस्ड, ओके। अब देखो एक एक करके हम बात करेंगे, सबसे पहले हम राइस की बात करेंगे, ओके। विल फर्स्ट टॉक अबाउट राइस, ठीक है। राइस आपके जनरली वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ओके। एलुवियल सॉइल में मिलेगा, रेनफॉल 150 से 300 हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर चाहिए। वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, याद रखना, ठीक है। तीन वेराइटीज ऑफ राइस मिलता है, ऑस, अमन, बोरो, बासमती, ये सब भी होते हैं, बट ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, पूछ लेता है कई बार वेराइटीज ऑफ राइस। वर्ल्ड में चाइना टॉप प्रोड्यूसर है, ठीक है, ओके। अब मैं बात करूंगा वीट। वीट देखो राबी क्रॉप है, तो आपके ठंडी वाले रीजन नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, 10 से 15 डिग्री सोइंग टाइम एंड 20 से 25-26 डिग्री आपका हार्वेस्टिंग। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, आइडियली ब्लैक सॉइल इज वेरी गुड। यूपी नंबर वन प्रोड्यूसर है, यूपी, ठीक है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा फायदा मिला था इसको, okay?
बाकी देखो जो जो चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ वही वही चीजें आपको पीडीएफ से पढ़नी है, ओनली दोज थिंग्स यू हैव टू रीड इट फ्रॉम पीडीएफ। मिलेट्स, मक्का, ओके, जिसको G20 में श्री अन्न भी रखा गया है, ठीक है। इसके अलग अलग माइनर मिलेट्स होते हैं, मेजर मिलेट्स होते हैं। इंडिया नंबर 1 प्रोड्यूसर है, इंडिया, नाइजर, चाइना, ये टॉप 3 प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। ज्वार, बाजरा, रागी, ओके, ज्वार बाजरा रागी। नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान, ओके, मिलेट्स का। ज्वार का नंबर 1 प्रोड्यूसर महाराष्ट्र, बाजरा का राजस्थान है, और रागी का कर्नाटका है, ठीक है। सर्वे में अगर डेटा चेंज होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इनको कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं, मतलब मोटा अनाज, पोर मैन स्वीट भी बोलते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई रहती है, रिच इन आयरन, कैल्शियम रहता है। जनरली जो प्रेग्नेंट लेडीज रहता है उनको रिकमेंड किया जाता है। इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज वेरी लो। डायबिटिक पेशेंट्स को बोला जाता है आप इसी का ही खाना खाओ, इसी की रोटी खाओ, ठीक है। 2023 को यूएन ने ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया था, ओके। अब मेज मतलब मक्का, कॉर्न, 21 से 27 हाई रेनफॉल चाहिए। जनरली ओल्ड एलुवियल या फिर रेड सॉइल चाहिए। टॉप प्रोड्यूसर कर्नाटका है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूएसए, ठीक है। इसको फूड भी यूज कर सकते हैं, खाने के पर्पज से, और फोडर मतलब भेड़ बकरों को देने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पल्सेस, दाल, टेम्परेचर प्रेशर देख लो। टॉप प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश है ओवरऑल पल्सेस का, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, और लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है, ठीक है। इतनी ज्यादा डिमांड रहती है। तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पी, ग्राम, इसके हैं ये लेगुमिनियस क्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें इसके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है एंड सॉइल में नाइट्रोजन की फर्टिलिटी को ये बढ़ा देता है, ठीक है। ओके, सबसे ज्यादा तुर, अरहर, ये सारे होते हैं, ओके। शुगर केन, गन्ना, खारिफ क्रॉप है। वाटर लॉक कंडीशन चाहिए, एलुवियल सॉइल, ओके। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल थोड़ी सी हाई चाहिए, 100 के अराउंड चाहिए, ओके। टॉप प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इंटरचेंज होते रहते हैं। अभी महाराष्ट्र नंबर 1 पे, ठीक है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर अभी फर्स्ट बन चुका है। अभी डेटा चेंज होंगे तो आई विल जस्ट लेट यू नो, ठीक है। सर्वे में मैं डेटा बता दूंगा, ओके। अब इससे क्या, इट इज द मेन सोर्स ऑफ खांडसारी, जैगरी मतलब गुड़, और मोलासेस, डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। शुगर वगैरह इससे ही बनता है, गुड़ सब इससे ही बनता है। ऑयल सीड के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुका है यूपीएससी, ठीक है। और टेम्परेचर 15 से 30, रेनफॉल मीडियम चाहिए। टॉप प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश है, ओके। इंडिया में मेजर ऑयल सीड्स कौन कौन से आ जाते हैं? ग्राउंडनट, कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल, तिल, सीसामन, सोयाबीन, कॉटन, कैस्टर, लिंसीड, सनफ्लावर। ग्राउंडनट के बारे में बात करूं तो एक खरीफ क्रॉप है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑयल सीड्स में ये आ जाता है। जैसे 2020 में क्वेश्चन आया था कि कौन से दाल का सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सीसामन, अच्छा, जो तिल होता है ये नॉर्थ इंडिया में खरीफ है एंड राबी है साउथ इंडिया में, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। लिंसीन एंड मस्टर्ड आपके राबी क्रॉप से। कैस्टर आपके, देखो, अच्छा, कैस्टर दोगला है। कैस्टर ऑयल जो आपके गाड़ी में भी यूज होता है, ये आपका राबी भी है और ये आपका खारिफ भी है, ठीक है। या आपके देखो डिफरेंट प्रोडक्शन से आप एक बार पीडीएफ में देख लेना, ओके। शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज, दीज आर द शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज, ओके। चाय, अब चाय के बारे में मैं खास बात बताता हूं। टेम्परेचर कम चाहिए, रेनफॉल हाई चाहिए, बट वाटर लॉक कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। वाटर लॉक कंडीशंस कहां पे नहीं होगी? पहाड़ों में नहीं होगी, क्योंकि पानी नीचे बह जाएगा, ओके। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, लो टेम्परेचर, हाई रेनफॉल। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आसाम है, ओके। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल में भी आता है, हिमाचल के कुछ स्टेट्स में भी होता है। इसके ऊपर यूपीएससी 2023 में सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ओके। सिमिलरली इसकी छोटी बहन है कॉफी। सेम कंडीशंस कॉफी के लिए चाहिए, ठीक है। बट देखो अब इसमें रेनफॉल थोड़ी सी कम चाहिए। कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ओके। हिल एरियाज ठीक ठाक, कैनोपी, शेड एरियाज में ये अच्छा ग्रो होता है, बड़े प्लांट के साथ ग्रो होता है ये। जिसके कैनोपी मतलब कोई बड़ा प्लांट उसके शेड एरियाज में ग्रो होता है, ठीक है। अराबिका, अरेस्ता, ये सब इसके टेक्निक वेराइटीज हो गए कॉफी के, ठीक है। दीज आर द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। हिमाचल प्रदेश, इट वाज अ यूपीएससी पीवाईक्यू ऑफ 2023, ठीक है। 23 आई गेस 22, एक बार चेक कर लेना।
कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कर्नाटका में सबसे ज्यादा होता है बाबा बुड्डन हिल्स। ओके, अब मैं बात करूंगा रबर, कॉटन और जूट की। रबर आपका रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में मिलता है। स्टेम रहता है, प्लांट के स्टेम को काट के एक व्हाइट स्टिकी लिक्विड निकलता है जिसको हम बोलते हैं लैटेक्स। इसी लैटेक्स को सॉलिडिफाई किया जाता है, सॉलिडिफाई किया जाता है। एलुवियल सॉइल चाहिए, ठीक है, नहीं तो किसी भी टाइप के सॉइल में ग्रो हो जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हाई रेनफॉल चाहिए। केरला इज द टॉप प्रोड्यूसर, इक्वेटोरियल क्रॉप है। ओके, कॉटन, कॉटन आपके ब्लैक सॉइल रीजन पे चाहिए, वेल ड्रेन्ड ब्लैक सॉइल। महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेटू में इधर रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। टेम्परेचर आप रेनफॉल आप देख सकते हो। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र, इंटरचेंज होते रहते हैं। कॉटन जब बॉल्स बन जाते हैं, इसके हार्वेस्ट के लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनलाइट चाहिए। अब जैसे विंटर सीजन में निकालते हैं, अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है इंडिया में, रेनफॉल आता है ठंडी के टाइम पे, तो ये कॉटन को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज वेरी गुड फॉर वीट, बट कॉटन की ये हालत खराब कर देता है ना। खारिफ क्रॉप है। ओके, 6 से 8 महीने मैच्योर होने में लगते हैं। अब उसी तरीके से अगर मैं जूट की बात करूं, तो ये वेल ड्रेन्ड वाटर लॉक्ड कंडीशन एलुवियल सॉइल चाहिए। ये कंडीशन सबसे बेस्ट डेल्टास में मिलती है, जैसे सुंदरबन डेल्टास। इसीलिए वेस्ट बंगाल टॉप प्रोड्यूसर है और इंडिया इसका टॉप प्रोड्यूसर है। हाई रेनफॉल चाहिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है, इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। इसके लिए स्कीम चलती है सोनाली। ओके, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट भी बोला जाता है। क्लियर? सो पीपल, देखो ये जूट के प्रोडक्शन के रीजन से, जूट एंड कॉटन के, दिस वाज अबाउट द सेशन। इसका पीडीएफ, ठीक है, ये ऐप में भी जा रहा है, ये सेशन ऐप में जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ मैं सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। बाकी पीडीएफ में मतलब ऐप के डिफरेंट क्लासेस में शेयर करूंगा। बाकी अभी एज ऑफ नो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, आंसर राइटिंग, जिसमें मैं 10 साल के पीवाईक्यूज लाइव लिख के दिखा रहा हूँ, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन चल रहा है। आप इन कोर्सेज को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। दे आर वेरी वेरी रीजनेबल, 549 599 के रेट्स के कोर्सेज है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।